नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम राजभर और मैं आप लोगों के लिए कक्षा 10th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है जल संसाधन। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए लाया हूं और इसमें से हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे कि जल संसाधन क्या होता है। ठीक है, मतलब जल को कैसे बचाया जाता है और जल का प्रयोग कैसे कैसे किया जाता है और जहाँ पर जल नहीं मिल पाते हैं उनको कितनी समस्याएं होती हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ढेर सारी बात करेंगे इस अध्याय के अंतर्गत। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को एक दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे कि देखिए यहाँ पर दो कार्टून, मतलब यहाँ पे एक लड़की है और यहाँ पर एक लड़का है। ठीक है, इनके बारे में ये दोनों क्या विचार कर रहे हैं, मतलब आपस में क्या बात कर रहे हैं, इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो जो लड़की है उसका नाम क्या है, पिंकी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बात दिखा रहा है, पिंकी, लड़का बोल रहा है लड़की से कि पिंकी, क्या तुमने टीवी पर असम में आई बाढ़ पर दिल दहलाने वाली रिपोर्ट देखी? हे भगवान, उसने क्या प्रलय मचाई। वाह, रास्ते में तो कुछ आया बर्बाद कर दिया और बहा ले गया। ठीक ना, मतलब कह रहा है यह लड़का अपनी बहन से कि पिंकी, क्या तुमने जो असम में बाढ़ आई थी उसके बारे में आप जान रही हो, जो कि बहुत ही खतरनाक थी। ठीक ना, तो फिर यह क्या कर रहा है, हाँ चिंटू, उसकी बहन बोल रही है, हाँ चिंटू मैंने देखा। क्या वह आश्चर्यजनक नहीं है कि जल जीवन दे भी सकता है और ले भी सकता है। ठीक ना, मतलब कि अगर जल जीवन को ले भी सकता है और जीवन को दे भी सकता है, यहाँ पर यही बताया गया है दोस्तों। ठीक ना, आगे क्या दिया है, जैसे में कि हम पानी के बिना क्या करेंगे, अगर मानिए कि पानी ही नहीं रहेगा तो हम उसके बिना क्या करेंगे। मेरे पिताजी मुझे बता रहे थे कि उनके कारखाने में बहुत सारी चीज़ें के लिए काफ़ी जल की आवश्यकता होती है। मतलब जो ये लड़का है बता रहा था, जो उसके पिताजी हैं कारखाने में काम करते हैं ना, तो जो कारखाना को धुलाई होती है तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जल की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्या तुम जानते हो कि मशीनों को ठंडा करने के लिए भी जल की आवश्यकता होती है? बिल्कुल जानते हैं भाई, कारखाना भी जल विद्युत संयंत्र द्वारा पैदा की हुई बिजली से चलता है। जो कारखाना चलता है वो बिजली से ही चलता है। तो बिजली कैसे बनती है भाई, पानी से बनती है। ठीक ना, बड़े बड़े डैम से जो बिजली का उत्पादन किया जाता है तो वहाँ से इसका उत्पादन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या दिया इसमें, अब मैं समझ सकती हूँ कि विभिन्न युगों में मानव नदियों और अन्य जल स्रोतों जैसे झरनों, झीलों, परखों और पोखरों और मरुद्यानों के आसपास क्यों बसता था। ठीक है, मतलब अब इसको समझ में आ गया कि पहले के लोग तालाब, झरनों, पोखरों के आसपास क्यों बसते थे। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या दिया है बुक में, इसको देखते हैं। अब यहाँ पर दिया है दोस्तों कि जैसा कि आप जानते हैं कि 3/4 धरातल जल से ढका हुआ है, यानी पृथ्वी का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है, परंतु इसमें प्रयोग में लाने योग्य अलवणीय जल का अनुपात बहुत कम है। ठीक ना, और यह अलवणीय जल हमें सतही, अपवाह और भौम जल स्रोत से प्राप्त होते हैं। ठीक ना, मतलब कि जो भी हमारे पृथ्वी पर जल है, 1/3 जो भाग जल है और वो भी लवणीय जल है, केवल 1% भाग शुद्ध है जल। ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहा है, जिसका लगातार नवीकरणीय और पुनर्भरण जलीय चक्र द्वारा होता रहता है। सारा जल जलीय चक्री में गतिशील रहता है, जिससे जल नवीकरणीय सुनिश्चित होता है। ठीक ना, मतलब जो जल है, मान लीजिए बारिश हुई तो जल पृथ्वी पे गिरा, जब पृथ्वी पे गिरा तो फिर धूप लगी, वो सूख कर फिर ऊपर चला जाता है। मतलब जल का पुनः चक्रण होता रहता है, ऊपर नीचे, मतलब जल सर्कल के माध्यम से ऊपर नीचे चलता रहता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आगे क्या दिया है, आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि जब पृथ्वी का 3/4 भाग जल से घिरा है और जल एक नवीकरणीय योग्य संसाधन है, तब भी विश्व के अनेक देशों और क्षेत्रों में जल की कमी कैसे हो सकती है भाई। ठीक ना, मतलब कह रहा है कि जब पृथ्वी पर 3/4 पूरा पानी ही है तो पृथ्वी पे कहीं कहीं पर ऐसे है कि पानी ही नहीं पाया जाता है। उसके बारे में यहाँ बताया गया है। ऐसी भविष्यवाणी क्यों की जा रही है कि 2025 में 20 करोड़ लोग जल की नितांत कमी झेलेंगे। मतलब ऐसी भविष्यवाणी की जा रही है कि 2025 तक 20 करोड़ लोग जल की समस्या से जूझेंगे। ठीक है ना, इसके बारे में यही बताया गया है। आगे क्या दिया है दोस्तों, इसमें यहाँ पर दिया है कि जल दुर्लभता और जल संरक्षण एवं प्रबंधन की आवश्यकता।
मतलब जो पानी है उसकी समस्या क्या है और उससे संरक्षण कैसे किया जाता है और उसको हमें प्रबंध करने की आवश्यकता क्या है, इसके बारे में इस हेडिंग में बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या दिया है कि जैसे में दिया है कि जल, यहाँ पर क्या दिया है, जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरणीय योग्य गुणों के होते हुए भी यह सोचना भी मुश्किल है। ठीक ना, मतलब यह क्या करा है कि जल के विशाल भंडार और इसके नवीकरणीय योग्य गुणों के होते हुए भी यह सोचना मुश्किल है कि हमें जल दुर्लभता का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, सामना करना पड़ सकता है। जैसे ही हम जल की कमी की बात करते हैं तो हमें तत्काल ही कम वर्षा वाले क्षेत्र या सूखाग्रस्त इलाकों का ध्यान आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या करा है कि जैसे हमें जल की कमी की बात आती है तो जहाँ जहाँ पर तत्काल पड़ता है उसका ध्यान हमारे दिमाग में सबसे पहले आ जाता है। हमारे मानस पटल पर तुरंत राजस्थान के मरुस्थल और जल से भरे मटके संतुलित करती हुई और जल भरने के लिए लंबा रास्ता तय करती पनिहारियों की चित्रण हो जाते हैं। ठीक है, मतलब जब हम सोचते हैं कि जल की कमी कैसे हो सकती है, ठीक ना, तब हमारे दिमाग में सबसे पहले किसका चित्र बनता है, राजस्थान का, कि वहाँ पर सूखा कैसे हो सकता है भाई। और जो भी महिलाएं हैं वो मटकी से पानी लाने के लिए लाइनों में घंटों तक खड़ी रहती हैं, मतलब वो हमारे दिमाग में सबसे पहले उसका ख्याल आता है। यह सच है कि वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल संसाधनों की उपलब्धता में क्या है, परिवर्तन के कारण जल संसाधन की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार, मतलब जो उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्न है, परंतु अधिकतया जल की कमी, इसके अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों के में जल के असमान वितरण के कारण होती है। मतलब यही करा है कि जो लोग मनुष्य है ना वो नहाते समय जल का दुरुपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं। ठीक है, इसमें यही बात बताई गई है दोस्तों। आगे क्या दिया देखते हैं इसमें, क्या यह संभव है कि किसी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में जल संसाधन होने के बावजूद भी वहाँ जल की दुर्लभता हो, यानी यह करा है वैसा क्षेत्र जहाँ पे तो जल की मात्रा हो बहुत ज़्यादा हो लेकिन तभी भी वहाँ जल की कमी होती है। तो उसके बारे में देखते हैं कि कहाँ कैसा हुआ क्षेत्र है। हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं। ठीक है, हमारे कई शहर इसके उदाहरण हैं भी भाई। देखिए, अंततः जल दुर्लभता, अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या और उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके आसमान वितरण का परिणाम हो सकता है, यानी उसके वितरण का परिणाम हो सकता है। मतलब यही कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि मतलब कि ऐसा स्थान जहाँ पे अधिक जल है लेकिन वहाँ पे पीने के लिए जल नहीं है। ठीक है, मतलब कि दूषित जल बहुत है वहाँ पे लेकिन पीने के लिए जल नहीं, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर फिगर में दिखाई दे रहा है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया है, जल अधिक जनसंख्या, यानी जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी होना चाहिए। मतलब क्या करा है, जो पानी है वह मतलब कि घरेलू उपयोग के लिए ही नहीं बल्कि अनाज उगाने के लिए भी जल की हमको आवश्यकता पड़ती है। ठीक ना, अंततः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करने ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है ना, और शुष्क ऋतु में भी खेती की जा सकती है, मतलब कि ठंडी में भी खेती की जा सकती है। ठीक ना, यही आपको यहाँ बताया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है, मतलब कि सिंचित कृषि में जल का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है। शुष्क कृषि तकनीकों तथा सूखा प्रतिरोध फसलों के विकास द्वारा अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। मतलब यही कह रहा है कि जितने भी कृषि होते हैं हैंड पंपों से शुद्ध जल निकाला जाता है और कृषि में बर्बाद कर दिया जाता है, उससे भी क्या होता है, जल का नाश हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक फिगर दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे जैसे में कि एक लड़का है जो कि यहाँ इस लड़के के गांव में बाढ़ आई हुई है। ठीक ना, और यहाँ पे देखिए ढेर सारे कूड़े कचड़े हैं और यहाँ पर कुर्सी है, यहाँ पर सब इसी में लोग जा रहे हैं। तो यह जल क्या है, दूषित है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए कि एक महिला है, ठीक है, जो कि अनेकों मील दूरी पैदल तय करके मटका भरने के लिए पानी जाती है। और जब वो पानी भरने के लिए जाती है तो देखिए यहाँ पर तीसरा दृश्य क्या यहाँ पर बताया है
कि यहाँ पर देखिए कई महिलाएं हैं जो कि अपने मटके लेकर लाइनों में खड़ी हुई है। देखिए यहाँ आज पूरा यहाँ तक पूरा, ठीक है दोस्तों। तो पानी की कहीं ना कहीं यहाँ पर समस्या है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग पानी को कैसे संरक्षण करें, कैसे बचाएं, आप लोग भी इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है दोस्तों। अब इसमें इस चैप्टर के माध्यम से हम लोग जल संसाधन को पढ़ रहे हैं और आगे क्या दिया है इसके बारे में थोड़ा विचार कर लेते हैं। यहाँ पर दिया है कि आपने टेलीविज़न विज्ञापनों में देखा होगा कि बहुत से किसानों के खेतों पर अपने निजी कुएं और नलकूप हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब हम लोग तो यह जानते ही हैं कि बहुत से ऐसे अपने टेलीविज़न में भी देखा है और अपने आप मतलब अपने घर पे भी हम लोग देखते हैं कि बहुत से ऐसे हम लोग किसान हैं जो कि अपने आप में ही खेती करते हैं, जो कि अपने पास कुएं रहते हैं, नलकूप रहते हैं, मतलब अपना खुद का नलकूप है जिससे हम लोग सिंचाई अच्छे से कर पाते हैं, जिससे कि सिंचाई करने वही उत्पाद बढ़ा रहे हैं, ठीक ना। मतलब कि अगर हमारे पास हैंड पंप रहेगा तो हम अपने खेतों में समय समय पर पानी देंगे तो हमारी फसल क्या होगी, अच्छी होगी। परंतु आपने सोचा है कि इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है, ठीक है। मतलब ये क्या करा है कि यदि हम इसी तरह हैंडपम्प से जल नीचे का जो जितने भी शुद्ध जल है उसको हम लोग निकालते रहेंगे तो नीचे का जल स्तर क्या रहेगा, घटता जाएगा और हमारी मशीन भी सूख जाएगी और पानी भी नहीं मिल पाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है, ठीक है, और गिर सकता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में कमी हो सकती है और भोजन सुरक्षित खतरे में पड़ सकती है, ठीक है दोस्तों। भोजन सुरक्षा खतरे में पड़ सकता है। यही बात बता रहा है कि यहाँ पर जितने भी हम लोग किसान भाई लोग हैं अपने हैंडपम्प से पानी जो कुएं नीचे से निकालते हैं, यदि निकालते रहेंगे खेती करने के लिए तो जो उसका जल स्तर है नीचे चला जाएगा। जब वो नीचे चला जाएगा दोस्तों उसका जल स्तर, तो हमें खतरा महसूस होगा, मतलब हमें भोजन नहीं मिल पाएगा। कैसे मिलेगा बताइए, जब पानी नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे जीवित रहेंगे। इसके बारे में यही सब बताया गया है दोस्तों। आगे क्या दिया है इसको देख लेते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। तो इसमें आगे क्या दिया है दोस्तों इसको देख लेते हैं। जैसे में यहाँ दिया है स्वतंत्रता के बाद भारत में तेजी से औद्योगिकीकरण और शहरीकरण का विकास हुआ। विकास के अवसर पर प्राप्त हुए आजकल हर जगह बहुराष्ट्रीय कंपनियां MNCs बड़े औद्योगिक कारखानों के रूप में फैली हुई हैं, ठीक ना। यानी यही कह रहा है कि दोस्तों कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो स्वतंत्रता के बाद बहुत से तेज़ी से औद्योगिकीकरण का और शहरीकरण का विकास हुआ। मतलब जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहुत से ज़्यादा शहरों का जल्दी निर्माण हुआ और कई कारखानों का भी निर्माण हुआ, ठीक ना। यही सब बताया जा रहा है यहाँ पे, ठीक ना। उद्योगों की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण लवड़ी जल संसाधनों पर दबाव रहा है, ठीक ना। मतलब कि यही बात कर रहा है कि अलवड़ी जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है, ठीक ना। उद्योगों को अत्यधिक जल के अलावा उनको चलाने के लिए ऊर्जा भी आवश्यकता होती है और इसकी काफ़ी हद तक पूर्ति जल विद्युत से होती है, ठीक ना दोस्तों। यही कह रहा है कि जो बड़े बड़े उद्योग हैं उनको चलाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है, बिजली की आवश्यकता पड़ती है। और जो कारखाने हैं उनको जब वो गंदा हो जाते हैं तो उनको साफ भी तो करना पड़ेगा। तो साफ करने के लिए अधिक से अधिक जल की समस्या, जल को मतलब वहाँ पे जल चाहिए इस कारखानों को धोने के लिए, ठीक ना। और जो बिजली उत्पन्न होती है वो जल से ही तो बनती है बिजली, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या दिया है, वर्तमान समय में भारत के कुल विद्युत का लगभग 22% भाग विद्युत जल से प्राप्त होता है, ठीक ना। मतलब वर्तमान समय में जितने भी हमारी बिजली उत्पन्न होती हैं वो पूरा 22% भाग जल से ही विद्युत उत्पन्न होती है, ठीक ना। इसके अलावा शहरों की बढ़ती जनसंख्या तथा शहरी शहरों की बढ़ती संख्या और जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली के कारण न केवल जल और ऊर्जा की आवश्यकता में बढ़ोतरी हुई है अपितु इसमें संबंधित समस्याएं और गहरी हुई है, ठीक है दोस्तों। यदि आप शहरी आवास समितियों या कॉलोनियों पर नज़र डालते हैं तो आप पाएंगे कि उनके अंदर जल पूर्ति के लिए नलकूप स्थापित किए गए हैं। इसके कोई आश्चर्य नहीं है कि शहरों में जल संसाधनों की अति शोषण हो रहा है और इनकी पूर्ति की कमी की जा रही है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर यही बताया गया है कि जितने भी शहर में कॉलोनी है वहाँ पे क्या है कि हम लोगों के यहाँ तो हैंडपम्प मिल जाता है गांव में, बट क्या होता है कि जो शहर में लोग होते हैं उनके यहाँ हैंडपम्प लगाया जाता है और उनके यहाँ टंकी का पानी जाता है समय समय पर, ठीक है दोस्तों। तो वहाँ वो लोग जल का उतना महत्व नहीं समझते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा टंकी खोल के पानी छोड़ देंगे और
पानी गिरता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे क्या दिया इसमें ये भी देख लेते हैं। अब तक हमने जल दुर्लभता के मात्रात्मक पहलू की ही बात की है, और अब ऐसी स्थिति के बारे में विचार करें जहाँ के लोग आवश्यकता के लिए काफ़ी जल संसाधन है। ठीक है, मतलब अब हम उसके बारे में बात करेंगे जहाँ के लोगों के लिए जल संसाधन बहुत आवश्यक है। ठीक है, परंतु फिर भी इन क्षेत्रों में जल की दुर्लभता है, तभी भी वहाँ पर जल की क्या है, समस्याएं ही समस्याएं हैं। ठीक है, यहाँ क्या दिया है, दुर्लभता जल की खराब गुणवत्ता के कारण हो सकती है। पिछले कुछ वर्षों से यहाँ चिंता का विषय बना जा रहा है कि लोगों की आवश्यकता के लिए प्रचुर मात्रा में जल उपलब्ध होने के बावजूद यहाँ घरेलू और औद्योगिक अपशिष्टों, रासायनिक कीटनाशकों और कृषि में प्रयुक्त उर्वरकों द्वारा प्रदूषित है और मानव उपयोग के लिए खतरनाक है। ठीक है, यहाँ पर यही बता रहा है दोस्तों कि जितने भी जल है, ठीक है, मान लीजिए कि अगर गाँव में बाढ़ आती है तो गांव में बाढ़ आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी आता है। जब ज़्यादा से ज़्यादा पानी आता है, जितने भी गांव में पशु हैं, उनके पशु हैं, मलमूत्र हैं, सब उसी में मिल जाते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जल नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में यही बता रहा है दोस्तों कि मतलब कि जल अधिक मात्रा में कैसे नुकसान होता है, इसमें यही बताया गया है। ठीक है, आगे क्या दिया इसमें देख लेते हैं। आपने अनुभव कर लिया होगा कि शायद समय की मांग है कि हम अपने जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करें। ठीक है दोस्तों, स्वयं को स्वास्थ्य संबंधित खतरों से बचाएं और खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादन प्रक्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित करें और हमारे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नलिखित होने से बचाएं। ठीक है, जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन से इन संसाधनों का ह्रास हो सकता है और पारिस्थितिक संकट की समस्या का पैदा हो सकती है, जिसका हमारे जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर यही बता रहा है कि अगर हम जल को अच्छे से नहीं बचाएंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ संकट में पड़ सकती हैं। ठीक है ना, यहाँ पर यही सब बातें बताई गई हैं दोस्तों। आगे क्या दिया गया है इसमें ये भी देख लेते हैं फटाक से। क्या दिया है, बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और समन्वित जल संसाधन प्रबंध। ठीक है, बहुउद्देशीय योजना मतलब जब जल है तो जल को मतलब बचाने के लिए क्या बहुत सी ऐसी परियोजनाएं लाई गई जो कि सफल भी रहीं और असफल भी रहीं। उसमें से कुछ परियोजनाओं के बारे में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है देखते हैं इसको। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों कि हम जल का संरक्षण और प्रबंधन कैसे करें। ठीक है, हम जल का संरक्षण कैसे करें और उसका प्रबंधन भी कैसे करें, इसके बारे में हम लोग यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, तो क्या दिया है यहाँ पे, पुरातत्व वैज्ञानिक और ऐतिहासिक अभिलेख दस्तावेज बताते हैं कि हमने प्राचीन काल से सिंचाई के लिए पत्थरों और मलबे से बांध, जलाशय अथवा झीलों के तटबंध और नहरों जैसी उत्कृष्ट जलकृतियाँ बनाई हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि हमने यह परिपाटी आधुनिक भारत में भी जारी रखी है और अधिकतर नदियों के बेसिनों में बांध बनाए गए। ठीक है, मतलब अब यही करा है दोस्तों यहाँ पे ना कि जो जल को संरक्षण करने का तरीका है, मतलब जल को बचाने का तरीका है, वो आज से नहीं, बहुत से अनेकों वर्ष पहले से यह परंपरा चली आ रही है कि जल को कैसे बचाया जाए। तो पहले ज़माने में लोग क्या करते थे कि तालाब बना दिया करते थे। ठीक है, और उसमें पानी जाके भर जाता था और बांध बना दिया करते थे। मतलब बहुत पहले से जल को कैसे बचाते थे लोग, उसके बारे में यहीं पे बताया गया है। ठीक है दोस्तों, तो मतलब कि वो लोग कैसे जल को बचाते थे, मतलब बांध बना देते थे, पोखरा खन देते थे, तालाब बना देते थे, जिससे कि जल अधिक समय तक मतलब टिका रहे। ठीक है दोस्तों, आगे क्या दिया इसमें देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बांध के बारे में देखेंगे यहाँ पे। तो आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, फिगर बांध का, तो दोस्तों ये ऐसा ही बांध होता है। ठीक ना, और यह बांध कौन सा बांध है, तो आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है हीराकुंड बांध। यह बांध कौन सा है, हीराकुंड बांध है। ठीक है दोस्तों, और यह किस पर बनाया गया है, भाखड़ा नागल परियोजना पर यह बनाया गया है। ठीक है, तो बेसिन, महानदी बेसिन में यह बनाया गया है दोस्तों। इस बांध के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, बांध क्या है, यहाँ पर क्या दिया है कि बांध क्या है और वे हमें जल संरक्षण और प्रबंधन में कैसी सहायता करते हैं। मतलब बांध क्या है, वो हमें जल को बचाने में कैसी
सहायता हमको करते हैं जल को बचाने में, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, तो परंपरागत बांध नदियों और वर्षा जल को इकट्ठा करने के बाद में उसे खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाते हैं। ठीक ना, यानी यही बता रहा है दोस्तों कि जो बांध होते हैं ना, नदियों के पानी और ये क्या वर्षा के पानी को इकट्ठा करते हैं और खेती करने के लिए वो हमको उपलब्ध करवाते हैं बांध। ठीक है, आजकल बांध सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उपयोग, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन के लिए भी, इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजना भी कहा जाता है। मतलब कि जो आज के समय में बांध वो क्यों सब बना रहे हैं, मतलब आज इसलिए बांध को बना रहे हैं सब दोस्तों कि उससे अधिक मात्रा में बिजली भी उत्पन्न होगी तो गवर्नमेंट सरकार को लाभ होगा। और दूसरी बात क्या है इसमें कि जैसे में कि अगर कोई सरकार बांध बना रही तो उससे मछली पालन भी हो सकता है। जब मछली पालन होगा तो और देश के लिए और अच्छा ही होगा और पैसा ही मिलेगा ना, मछली पालेंगे तो बांध से, तो और बिजली भी ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न होगी। तो बांध इसलिए अधिक मात्रा में वर्तमान समय में बनाए जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ आगे क्या दिया है दोस्तों, इसको देखते हैं। दिया है जहाँ एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं। ठीक है, जहाँ एकत्रित जल के अनेकों उपयोग समन्वित होते हैं, उदाहरण के तौर पर सतलुज, ब्यास। ठीक है, उदाहरण के तौर पर किसको देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ दिया सतलुज नदी और ब्यास नदी और बेसिन में भाखड़ा नागल परियोजना। जो बेसिन में है, बेसिन नदी में भाखड़ा नागल परियोजना जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के दोनों काम में आती है। इसी प्रकार महानदी बेसिन में हीराकुंड परियोजना जल संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण का समन्वय है। ठीक है दोस्तों, मतलब कि ऐसे मतलब कि देखिए यहाँ पे बेसिन नदी में भाखड़ा नागल परियोजना बना दिया गया है। ठीक है, जो कि सिंचाई के लिए और विद्युत उत्पादन के लिए दोनों के लिए काम करता है। और जो महानदी है, महानदी पे बेसिन में हीराकुंड परियोजना बना दिया गया है, जो कि बाढ़ को नियंत्रित करता है यहाँ पे। तो कई अनेकों फायदे भी हैं इसके यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, आगे क्या दिया है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे दिया है दोस्तों कि स्वतंत्रता के बाद शुरू की गई समन्वित जल संसाधन प्रबंधन उपागम और आधारित उद्देश्य परियोजनाओं को उपनिवेश काल में बनी बाधाओं को पार करते हुए देश को विकसित और समृद्ध के रास्ते पर ले जाने वाले वाहन के रूप में देखा गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या दिया गया आप लोग इसको ध्यान से समझिए। ठीक है, तभी आप लोगों को यहाँ पे समझ में आएगा। क्या दिया है, जवाहरलाल नेहरू गर्व से बांधों को आधुनिक भारत का मंदिर कहते थे। ठीक है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई कौन थे जो बांधों को भारत का मंदिर कहते थे, तो कौन थे भाई, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो कि बांधों को भारत का आधुनिक मंदिर कहा करते थे। ठीक है, उनका मानना था कि परियोजनाओं के चलते कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, औद्योगिकीकरण और नगरीय अर्थव्यवस्था समन्वित रूप से विकसित करेगी। मतलब वो जानते थे कि यदि बांध रहेगा तो उससे बिजली की उत्पादन होगी। जब बिजली की ज़्यादा उत्पादन होगी तो कारखाने में जितने भी कार्य होते हैं बिजली से हो जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर यही बातें बताई गई हैं। इसमें आगे क्या दिया है देख लेते हैं इसको। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बताया दोस्तों कि पिछले कुछ वर्षों में, मतलब अभी आने वाले कुछ वर्षों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध कई कारणों से परिनिरीक्षण और विरोध के विषय बनेंगे। ठीक है, मतलब क्या करा है कि पिछले कुछ वर्षों से बहुत उद्देशीय परियोजनाएं हैं जो कि बांध के कारणों से मतलब खतरे में, मतलब उनका लोग विरोध कर रहे हैं। अब इसको आगे देखते हैं क्या दिया है दोस्तों। यहाँ पर क्या बताया गया, दिए गए हैं नदियों पर बांध बनाने और उनका महत्व, उनका बहाव नियंत्रण करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या बात बता रहा है दोस्तों, यहाँ पे इसको देखिए आप लोग जल्दी से कि नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध होता है। मतलब कि जो लोग मतलब नदियाँ थी, वहाँ कुछ जल इकट्ठे थे, यदि वहाँ पे बांध बना दिया जाएगा तो उनका क्या होगा, प्राकृतिक जल बहाव अवरुद्ध हो जाएगा।
जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है और अत्यधिक तलछट जलाशय की तली पर जमा हो जाता है, जिससे नदी का तल अधिक अधिक चट्टानी हो जाती है और नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब उसमें अगर समय से नहीं उसको छोड़ा जाएगा तो उसमें यह सब समस्याएं आ सकती हैं। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, मतलब जो बांध होते हैं ना, जब बांध बनाए जाते हैं तो नदियों को कई भागों या टुकड़ों में बांट देते हैं, यहीं पर यहाँ पर बताया गया है, जिससे विशेषकर अंडे देने वाले ऋतु या जलीय जीवों का नदियों में स्थानांतरण अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान में बनाए जाने वाले जलाशयों द्वारा वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाती हैं और कालांतर में अपघटित हो जाती हैं। मतलब यही कह रहा है दोस्तों, जो लोग नदी हैं, नदी पे जो लोग डैम बनाते हैं, बांध बनाते हैं, जो नदी का पानी होता है उसमें कुछ जीव वो रहते हैं, ठीक ना, जो कि कुछ जीव होते हैं जो कि नदी में ही अपना प्रजनन करते हैं, जैसे में कि मेढक हो गया, तो मछलियाँ हो गई। तो अगर समय से उनका जल नहीं छोड़ा जाएगा तो वह लोग मतलब वहाँ उनको भोजन भी नहीं मिल पाता है बढ़िया से, तो वो लोग मर जाते हैं उसी में। तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है दोस्तों। ठीक है, आगे क्या दिया है देख लेते हैं। आगे दिया है दोस्तों, बहुउद्देशीय परियोजनाएं और बड़े बांध नए पर्यावरणीय आंदोलन जैसे, मतलब कि जब बहुउद्देशीय योजनाएं को बनाया गया तो उसमें कई लोगों ने आंदोलन छेड़ दिया था। कौन से और क्या आंदोलन छेड़े थे दोस्तों, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पर दिया है नर्मदा बचाओ आंदोलन, मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन और टिहरी बांध आंदोलन के कारण भी बन गए, ठीक ना। मतलब कि कुछ जब परियोजनाएं बनाई गई तो जो लोग वहाँ के निवासी थे वह लोग बांध को नहीं बनने देते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर मान लीजिए कि अगर बांध का अगर टूट जाता है तो पूरा उन लोगों को घर सहित वह लोग उजड़ जाएंगे, इसलिए बांध को नहीं बनाने देने देते थे, ठीक ना। इन परियोजनाओं का विरोध मुख्य रूप से स्थानीय समुदायों के बृहद स्तर पर विस्थापन के कारण है, ठीक ना। मतलब कि वहाँ के जो लोग थे, जो लोग निवासी थे, इसका लोग जम के विरोध किया। आमतौर पर स्थानीय लोगों को उनकी जमीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव एवं नियंत्रण देश की बेहतरी के लिए कुर्बान करना पड़ा। इसलिए अगर स्थानीय लोगों को इन परियोजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है तो किसको मिल रहा है, ठीक है दोस्तों। शायद जिम्मेदारों और बड़े किसानों को, या तो उद्योगपतियों और कुछ नगरीय केंद्रों को, गांवों के भूमिहीन को लीजिए। क्या वे वास्तव में ऐसे परियोजनाओं का लाभ उठाते हैं दोस्तों? यह क्या कर रहा है कि जो लोग गांव के लोग थे, ठीक ना, जहाँ पे मान लीजिए जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, यह क्यों हुआ था, मतलब वहाँ पे बांध बनाया जा रहा था और वह लोग क्या करते थे, मतलब जो लोग गाँव के निवासी थे उन लोगों को उस बांध से, मतलब उस बांध जब बन रहा था उनको तो कुछ लाभ होना चाहिए था ना, कि डैम बन रहा है भाई, उससे डैम बन रहा है भाई, उससे हमें कुछ लाभ होना चाहिए। तो नहीं, केवल अमीर लोगों को लाभ होता था। जैसे में बांध से बिजली उत्पादन होता था तो बड़े बड़े जो लोग कारखाना जिनके पास था वो लोग बिजली उत्पन्न करते थे, मतलब उनके लिए अच्छा था और किसानों के लिए नहीं था, इसलिए वो लोग विरोध कर रहे थे, ठीक है दोस्तों। और आगे क्या दिया है यहाँ पे, सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तन कर दिया, ठीक है। सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तन कर दिया, जहाँ किसान जलगहन और वाणिज्य फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। इससे मृदाओं के लवणीकरण जैसे गंभीर पारिस्थितिक परिणाम हो सकते हैं। इसी दौरान इसमें इसी के दौरान अमीर भूमि मालिकों और गरीब भूमिहीनों और सामाजिक दूरी बढ़कर सामाजिक परिदृश्य बदल दिया है, ठीक है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि बांध उसी जल के अलग उपयोग और लाभ चाहने वाले लोगों के बीच संघर्ष पैदा करते हैं। गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के मैदान, नगरीय और क्षेत्र के अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव पर उतारू हो गए। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लागत और लाभकर के बंटवारे को लेकर अंतर्राज्यीय झगड़े आम होते जा रहे हैं, ठीक है दोस्तों। मतलब ये यही बता रहा है कि जो लोग अमीर घर के लोग हैं, बांध का उसका तो उपयोग कर पा रहे थे अच्छे ढंग से, लेकिन जो लोग गरीब वर्ग के थे वह लोग बांध का मतलब उपयोग कैसे करेंगे, बस सिंचाई तो करना है उनको बांध से, तो और वह क्या करेंगे। तो ऐसे में कि कुछ जगह जगह पे जो लोग थे
वहाँ पे उनको विरोध किए अपना। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि आगे क्या दिया है दोस्तों। तब यहाँ पर क्या दिया है, मुख्य नदियाँ एवं बांध। इस मैप में क्या बताया गया है कि मुख्य नदियाँ एवं बांध, ठीक है, मतलब कौन नदी कहाँ से निकली है और उस नदी पर कौन से डैम बनाए गए हैं, उसके बारे में यहाँ पर अधिक से अधिक जानकारियाँ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जो सिंधु नदी है यहाँ से निकलती है, ठीक है, और यहाँ से बहते बहते पाकिस्तान में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, और सिंधु नदी की जो जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, सतलुज, रावी, चिनाब, झेलम, ये सभी यहाँ पर हैं और यहाँ पे अरब सागर में जाके सिंधु नदी गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर देखिए भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है, यहाँ पर टिहरी नागल बांध बनाया है गंगा नदी पर। यहाँ पर देखिए जहाँ पर भागीरथी और गंगा का मिलन होता है, यहाँ पर टिहरी बांध का निर्माण बनाया गया है। और शारदा नदी है, घाघरा नदी है, गंडक नदी है, सेन नदी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जितने भी नदियाँ हैं और उस पर जो भी डैम बनाए गए हैं, महानदी है, यहाँ पे महानदी पे कौन सा बांध बनाया गया है, तो हीराकुंड डैम बनाया गया है दोस्तों, जो कि बहुत ही बड़ा डैम है, जो कि भारत का सबसे ऊंचाई वाला डैम है। तो यहाँ पर यह सब बनाया गया है दोस्तों, आप लोग इसको देख लीजिए। ठीक है, तो आप लोग देख लीजिए इसको। अब इसमें आगे चलते हैं दोस्तों कि आगे क्या दिया है, इसको देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर क्या बताया गया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बताया गया है यहाँ पे नदी परियोजनाओं पर उठी अधिकतर आपत्तियों उनके उद्देश्यों में विफल हो जाने पर है। ठीक ना, मतलब जो भी मतलब समस्याएं उठी थी वो कैसे विफल हो गई, उनके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, यहाँ एक विडंबना ही है कि जो बांध बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाए जाते हैं, उनके जलाशयों में तलछट जमा हो जाने से वे बाढ़ आने के कारण बन जाते हैं। यहाँ पर यही करा है कि जो बांध बनाए जाते हैं बाढ़ नियंत्रण करने के लिए, तो बांध को नियंत्रण करने के लिए बांध तो बनाए गए हैं, लेकिन क्या है कि धीरे धीरे उसमें मिट्टी जम जाती है, जो कि और वह तलछट हो जाते हैं, मतलब और उसकी तालाब जो गहरा था वो पटता जाता है और धीरे धीरे ऊंचाइयों पर आता जाता है। ठीक ना, और क्या दिया है यहाँ पे, अत्यधिक वर्षा होने की दशा में तो बड़े बांध कई बार नियंत्रण में असफल रहते हैं, मतलब जब ज़्यादा बाढ़ आ जाती है तो कई बांध अपने नियंत्रण खो देते हैं और बांध क्या होते हैं, टूट जाते हैं। मतलब भाई ज़्यादा पानी हो जाएगा तो बांध तो टूटेंगे ही। ठीक ना, और बांध असफल हो जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि वर्ष 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी वर्षा के दौरान बांध से छोड़े गए जल की वजह से बाढ़ की स्थिति और भी विकट हो गई थी। ठीक ना, मतलब आपने तो पढ़ा था दोस्तों कि 2006 में महाराष्ट्र और गुजरात में भारी जो वर्षा हुई थी तो किसी की हुई थी, बांध के टूटने की वजह से हुई थी। इन बाढ़ों से न केवल जान और माल का नुकसान हुआ, अपितु बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी हुआ। मतलब जब बांध जो टूटा तो उससे अधिक जो भी माल थी, सामान्य थी, उनका तो नुकसान हुआ ही, लेकिन उससे अधिक मात्रा में जो मृदा थी उसका भी अपरदन, मतलब मृदा का भी नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। ठीक है दोस्तों, बांध के जलाशय पर तलछट जम होने के अर्थ यह भी है कि यह तलछट जो कि एक प्राकृतिक उर्वरक है और बाढ़ के मैदानों तक नहीं पहुंचा सकती, जिसके कारण भूमि निम्नीकरण की समस्याएं बढ़ती हैं। ठीक है, मतलब यही करा है कि जो भी मतलब तालाब के जो मिट्टियाँ हैं, यदि वो बाढ़ में बहकर अगर दूरी तक नहीं फैलेंगी तो मतलब जितनी भी आगे जो फसल है वो कैसे होगी, मतलब उनमें उर्वरकता बढ़ ही नहीं करेगा, तो मतलब कि वह मतलब कैसे उत्पन्न होगी और ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, इसके बारे में यही पर बताया गया है कि मतलब कि जो भी डैम की मिट्टियाँ हैं, जब वह डैम का पानी छूटे तो उसके साथ मिट्टियाँ भी बहकर जाएंगी और अनेक खेतों में जाकर जम जाएंगी, जिससे कि कृषि अच्छी मात्रा में उत्पन्न हो। ठीक ना, जैसे मैं एग्जांपल देख रहे थे जलोढ़ मृदा की, जलोढ़ मृदा में ज़्यादा से ज़्यादा उपजाऊ होता है। ठीक है, यह माना जाता है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की संभावना भी बढ़ जाती है। मतलब यह कह रहा है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप आने की क्या होती है, संभावनाएं बढ़ जाती हैं। क्यों बढ़ती हैं भाई, जो बहुउद्देशीय परियोजनाएं, अगर डैम बनाया जाएगा तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गड्ढा खोद दिया जाएगा। तो जब गड्ढा खोद दिया जाएगा तो वहाँ पे जब जमीन खोखला हो जाएगी तो भूकंप आने की संभावना तो रहेगी भाई। ठीक है, तो यहीं पर क्या बताया कि संभावना बढ़ जाती है। और अत्यधिक जल के उपयोग से जल जनित बीमारियाँ, फैलाव और कीटाणु जनित बीमारियाँ और प्रदूषण फैलते हैं। मतलब यदि जल को ज़्यादा देर तक रोक दिया जाएगा तो उस जल में जितने भी कीटाणु होंगे, बीमारियां होंगी, तो जितने भी वहाँ के लोग आसपास रहेंगे दूषित हो जाएंगे और वहाँ पे मर जाएंगे। ठीक है, इसके बारे में यही बताया गया है। ठीक है दोस्तों,
आगे क्या दिया है दोस्तों, इसमें आगे यही दिया है कि वर्षा जल संग्रहण, मतलब जो बारिश होती है तो जो बारिश का पानी होता है उसको हम लोग कैसे बचाएं, उसके बारे में यहाँ पर हम लोगों को बताया गया है। ठीक है, तो क्या बताया गया है यहाँ पे देख लेते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अलाभप्रद असर और उन पर उठे विवादों के चलते वर्षा जल संग्रहण तंत्र इसके सामाजिक, आर्थिक और पारिस्थितिक तौर पर व्यवहार्य विकल्प हो जाते हैं। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से समझिए, मतलब विकल्प हो जाते हैं। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माण के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में तो गहरा ज्ञान था, जिन्होंने स्थानीय परिस्थितियों और उनकी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौम जल आदि, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीकों विकसित कर लिए थे। ठीक है, मतलब कुछ लोग थे जो कि पहले से ही जानते थे, मतलब कि जल को कैसे संरक्षण किया जाता है। पहले के ज़माने में लोग तो लोग क्या करते थे, भौम जल बना दिए करते थे। नदियों का जल को मतलब एकत्रित कैसे करें, पोखरा बना देते थे, तालाब बना देते थे, जिससे कि जल का पानी अच्छे ढंग से मतलब उसमें टिक सके। ठीक है दोस्तों, इसमें यही बताया गया है। नदी का जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे, मतलब उनको पता हो गया था कि जल को कैसे संरक्षण किया जाता है और नदियों को कैसे बनाया जाता है, कि मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जल को कैसे स्थानांतरण किया जा सकता है, इसके बारे में यहीं पर बताया गया है। ठीक ना, पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल पश्चिमी हिमालय जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। ठीक है, मतलब वो लोग क्या करते थे कि नदी की जो भी धारा का रास्ता था उसको बदलकर खेतों के लिए सिंचाई के लिए बना दिया करते थे। ठीक ना, मान लीजिए कि आप लोग ट्यूबवेल देखेंगे, ट्यूबवेल में जो भी नाली का पानी आता है तो वो सीधे नहीं जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, बीच में से खोल के अपने खेत में पानी भरा लेते हैं। ठीक ना, तो उसी को यहाँ पर नदी के माध्यम से समझाया है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है यहाँ पे पश्चिमी भारत, मतलब जो पश्चिमी भारत है गुजरात इलाका वाला, वहाँ पे देखते हैं थोड़ा। पश्चिमी भारत विशेषकर राजस्थान में पीने का जल, गुजरात राजस्थान यही ना पश्चिमी इलाका है, विशेषकर राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का आम तरीका था। मतलब जो राजस्थान में जो लोग थे ना, वहाँ पे क्या करते थे, छतों पर पानी को एकत्रित किया करते थे। ठीक ना, पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जलवाहिकाएँ बनाते थे। मतलब जब बाढ़ आती थी वहाँ पे तो क्या करते थे लोग, अपने खेतों में जाकर मेड़ बांध देते थे कि जब तक मेड़ बांध देंगे तो उस खेत में पानी टिक सकता है। ठीक ना, और आगे क्या दिया इसमें, शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को संचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। ठीक ना, मतलब कुछ जगहों पे क्या करते थे लोग, खेतों में एक गड्ढा खोद देते थे कि जितने भी जो भी बाढ़ के दौरान मतलब कि उपयोगी मिट्टी लाई है वो हमारे खेतों में जाके जम जाए। ठीक है, मतलब वापस बह के ना जा पाए, इसीलिए वो लोग क्या करते थे, अपने खेतों में गड्ढा खोद देते थे। राजस्थान के जिले जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण है। मतलब कि ऐसा लोग कौन करते थे, तो राजस्थान के लोग करते थे। कौन करते थे, खादीन और जोहड़ के लोग इसके क्या है, अत्यधिक उदाहरण है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको दिखाई भी दे रहा है कि बारिश हो रही है और छत है और यहाँ पर एक हैंडपम्प है। ठीक है, और यहाँ पर इसका जल, यहाँ पर बारिश हो गई है तो यहाँ से गिरते गिरते यहाँ पर एक बनाया गया है, यहीं पर जल संरक्षित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या दिया इसमें, राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों विशेषकर बीकानेर, फलोदी, बाड़मेर में लगभग हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टंका हुआ करते थे। इसका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता था। फलोदी में एक घर के मतलब कि फलोदी में क्या था कि एक घर में 1.6 मीटर गहरा और 4.27 मीटर लंबा और 2.44 मीटर चौड़ा टंका था। यहाँ सुविकसित छत वर्षा जल संग्रहण का तंत्र अभिन्न था। मतलब यह यही कर रहा है
कि दोस्तों मतलब कि वहाँ पर लोग क्या करते थे, पानी को संग्रहण करने के लिए टंका बनवा देते थे, या फिर घर इतना बड़ा पानी को बनाने मतलब पानी को बचाने के लिए घर जैसा एक टैंक बनवा देते थे, ठीक ना। यहीं पर उसकी बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। जैसा कि आप लोग इस चित्र में देखिए, बड़ा सा टैंक बनाया गया है, बेकर पड़े कुएं के माध्यम से पुनर्भ्रमण, मतलब कि यहाँ पे बारिश हो रही है तो बारिश होने के बाद यहाँ पे बड़ा सा टैंक बनाया गया है जिससे कि पानी इसमें आके भर जाए और लंबे समय तक उनको काम करता रहे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जैसे में कुछ बनाया गया है, एक पुल से वर्लुद ग्रामीण तालाब बनता है जहाँ काज के गांव के चित्र के अनुसार जिससे ज़रूरत पड़े पानी छोड़ सकता है, ठीक ना। मतलब देखिए गांव है, गांव में एक तालाब बनाया गया है दोस्तों, और यहाँ पे मतलब जिनकी आवश्यकता पड़ेगी वह लोग इस तालाब से पानी ले सकते हैं। वर्षा जल संग्रहित की पारंपरिक विधि, मतलब वर्षा के जल को लोग तालाब पोखरों के माध्यम से भी ज़्यादा से ज़्यादा संरक्षण किया करते थे, ठीक ना। आगे क्या दिया दोस्तों, इसमें मतलब हिस्सा होता है जिसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है, मतलब कि जो डैम था उसको लोग अपने आंगन में बनाया करते थे, ठीक ना। जैसे में कि यहाँ पे आप लोगों को चित्र दिखाई दे रहा है, अपने आंगन में यहाँ पर क्या बनाया गया है, डैम बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। क्या बनाया गया है, डैम बनाया गया है, मतलब कि वही टंका बनाया गया है। घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े हुए थे। छत से वर्षा का पानी इन नलों से होकर भूमिगत टंका तक पहुंचता था, जहां इसे एकत्रित किया जाता था, और वर्षा जल का पहला जल छत और नलों को साफ करने में प्रयोग होता था और उसे संग्रहित नहीं किया जाता था। इससे बाद में होने वाले वर्षा का जल संग्रहित किया जाता था। मतलब क्या करते थे, जब पहली वर्षा होती थी तो उसको लोग जल में टैंक में संरक्षित नहीं करते थे। उससे क्या होता था कि जो पहली वर्षा होती थी उससे जल पे मतलब छत पे मतलब उन लोगों के जितने भी गंदा सामान थे वो सब धुल जाते थे, और धुलने के बाद जब दूसरी वर्षा होती थी तब उनको लोग टैंक में संरक्षित किया करते थे। इसमें यही बातें बताई गई हैं, ठीक है दोस्तों। और आगे क्या दिया है, यहाँ पे टंका दिया है ना दोस्तों। लेकिन मैं आप लोगों से यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं ना, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक ना दोस्तों। चैनल को फटाक से सब्सक्राइब करिए, नीचे लाल बटन दिया होगा, तो जितने भाई लोग देख रहे हैं ना, फटाक से चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों में। तो आगे क्या दिया है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। टंका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता था। तो जो टंका में पानी लोग भरते थे उसको अगली ही वर्षा तक उसको संरक्षित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला जल स्रोत बनता है। मतलब उसी जल को लोग क्या करते थे, ठंडी तक पीते थे। ऋतु मतलब कि ग्रीष्म ऋतु मतलब कि अगले गर्मी मतलब 12 महीना वही जल पीते थे, उनको कुछ नहीं होता था, वही वर्षा का ही जल पीते थे। आगे क्या दिया है दोस्तों, इसमें वर्षा जल अथवा पीलर पानी, जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है। मतलब जो वर्षा जल था, ठीक ना, हम लोग तो वर्षा जल कहते हैं, लेकिन वहाँ पर इसको क्या बोलते थे, पालर पानी। गजब, एकदम बेहतरीन नाम है भाई, पालर पानी। देखिए एकदम खतरनाक नाम रखे, एकदम मस्त वाला, पालर पानी। जैसा कि इसे इन क्षेत्रों में पुकारा जाता है, प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। कुछ घरों में तो टंका के साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता था, जिसे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी में राहत मिलती थी। मतलब कुछ लोग क्या करते थे ना कि टंका बनाने के साथ साथ जब जहाँ पे वो लोग सोते थे, जहाँ पर उनका कमरा था, वहाँ पे भी वो लोग जल को एकत्रित कर दिया करते थे, ताकि जब गर्मियों का मौसम आए ना तो उनको ठंडी की प्राप्ति हो जाए, एसी की ज़रूरत नहीं पड़ती थी उन लोगों को। एकदम ज़बरदस्त थे भाई, ठीक है। आगे क्या दिया इसको देख लेते हैं। इसमें क्या दिया दोस्तों कि यह दुख की बात है कि आज पश्चिमी राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12 पेयजल के कारण कम होती जा रही है, ठीक है दोस्तों। मतलब यह दुख की तो बात है नहीं है, जो इंदिरा गांधी नहर थी 12 पेयजल थी, वह अब इस समय में कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टंकों की सुविधा अभी भी है,
क्योंकि इन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं आता। मतलब कि कुछ लोग है ना अभी तक वर्षा का ही पानी पीते हैं, मतलब उन लोगों को अभी तक नल का पानी मतलब अच्छा ही नहीं लगता है। जो लोग पीते आ रहे हैं वह टंकी का पानी मतलब वर्षा का पानी उनको वही अच्छा लगेगा ना भाई। तो अब आगे क्या दिया इसमें देखते हैं दोस्तों। आगे दिया इसमें, सौभाग्य से आज भी भारत के कई ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जल संरक्षण और संग्रहण का यह तरीका प्रयोग में लाया जा रहा है। कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक सुदूर गांव गंडाथुर में ग्रामीण ने अपने घरों में जल आवश्यकता पूर्ति, छत, वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था की हुई है। ठीक है, मतलब अभी भी एक गांव है कर्नाटक के मैसूर जिले में जिसका नाम क्या है, गंडाथुर ग्रामीण, मतलब वहाँ पे एक गांव है, वहाँ पे आज भी वर्षा जल संग्रहण की अवस्था की आपूर्ति लोग वहाँ पर करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आगे क्या दिया है इसको देखते हैं। दिया है दोस्तों कि गांव के लगभग 200 घरों में यह व्यवस्था है और इस गांव ने वर्षा जल संपन्न गांव की व्याप्ति अर्जित की है। यहाँ प्रयोग किए जा रहे हैं वर्षा जल संग्रहण ढांचों के बारे में अधिक जानकारी के लिए चित्र मतलब 3.4 को देखें। इस गांव में हर वर्ष लगभग 1000 मिलीलीटर वर्षा होती है। मतलब इसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या दिया है दोस्तों, इस फिगर को आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या बताया गया है कि छत जल संग्रहण थार के सभी शहरों और ग्रामीण में प्रचलित था। वर्षा जल जो कि घरों की ढालू छतों पर गिरती है, मतलब उसे पाइप द्वारा भूमिगत टंका के अंदर ले जाते थे लोग। मतलब यहाँ पर पाइप लगा दिए थे, देखिए यहाँ पर बनाया गया है घर से, मतलब ऊपर से पानी आ रहा है नीचे, यहाँ टंका में भर जा रहा है। तो दोस्तों इसमें यह सब बातें दिया गया है। अब आगे क्या दिया है उसको देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तब आगे यहाँ पर थोड़ा देख लेते हैं क्या दिया है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, बांस ड्रिप सिंचाई, मतलब बांस से लोग कैसे सिंचाई करते हैं। जो मतलब बांस बनाकर उस समय में पाइप नहीं था ना, तो लोग क्या करते थे, बांसों का ही बना दिया करते थे और उसी से अपनी सिंचाई करते थे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या दिया है, बांस ड्रिप सिंचाई क्या दिया है। मेघालय में नदियाँ व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइप द्वारा एकत्रित करने के 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। लगभग 18 से 20 लीटर पानी सिंचाई पानी बांस पाइप में आ जाता है और इसे सैकड़ों मीटर दूर तक ले जाया जा सकता है। अंत में पानी का बहाव 20 से 80 फुट प्रति मिनट तक घटकर पौधों के पर छोड़ दिया जाता है। मतलब कि लोग क्या करते थे कि दूरों से, मतलब बहुत दूर से, मतलब कि लोग पानी को झरनों से भी बांसों के माध्यम से ला दिया करते थे। देखिए यहाँ पर पहला यहाँ पर बनाया गया है, फिर दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। मतलब यहाँ से देखिए कितना बेहतरीन ढंग से बनाया है सब, एकदम ऊपर से भी आप पानी ले जा सकते हैं। और फिर देखिए यहाँ पर भी एकदम बेहतरीन ढंग से यहाँ पर जो ये लाइन है ये एकदम दूरी से ले गए हैं। फिर इसको देखिए यहाँ पे एकदम बढ़िया से बनाया गया है ऐसे ऐसे। ठीक है, और आगे क्या दिया है इसको देख लेते हैं दोस्तों। आप लोग इसमें जो दिया है इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ। और आगे क्या दिया है इसमें देखते हैं। और 100 भरोई के साथ यहाँ संग्रहण दक्षता 80% है। यहाँ हर घर लगभग प्रत्येक वर्ष 50,000 मीटर जल का संग्रहण और उपयोग कर सकता है। और 200 घरों द्वारा हर वर्ष लोग लगभग 1 लाख लीटर जल एकत्रित किया जाता है। मतलब यहाँ लोग इतना जल को एकत्रित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक छोटा सा चीज़ दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, एक रोचक तथ्य यहाँ दिया है ना, एक रोचक तथ्य। तमिलनाडु का एक ऐसा राज्य है जहाँ पूरे राज्य में हर छत में वर्षा जल संग्रहण ढांचा बनाना आवश्यक कर दिया गया है। इस संदर्भ में दोषी व्यक्ति पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। मतलब कह रहा है कि तमिलनाडु में एक ऐसा कानून बना दिया गया है, तमिलनाडु में कि जितने भी घर है ना वहाँ पे मतलब कि वर्षा जल को संग्रहण करने के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हमारा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।